Assalamu alaikum students. I am Akil Ahmed, your teacher, अकाउंट्स ओनली चैनल की तरफ से। आज हम एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 का एग्ज़ाम पेपर 2012 का प्राइवेट स्टूडेंट्स ने दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। तो उसमें अकाउंटिंग फॉर कंपनी का एब्जॉर्प्शन जो है वो हम आज करवाएंगे एब्जॉर्प्शन। इससे पहले भी हमने एब्जॉर्प्शन के 2 सवाल पेपर के एग्ज़ाम के हल करा दिए हैं। आज हम 2012 का प्राइवेट स्टूडेंट ने दिया था, ये कराची यूनिवर्सिटी से, वो पेपर हल करने जा रहे हैं। आपको नज़र भी आ रहा होगा सामने, बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग है ये, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूँ। क्वेश्चन से आपको आधे ज़्यादा, असल में मसला क्वेश्चन समझने का होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधे ज़्यादा सवाल आपको हल हो जाएगा, ठीक है। हल करना इतना मुश्किल नहीं है। एब्जॉर्प्शन अकाउंटिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है। चंद एंट्रियाँ तो इसकी बिल्कुल ऐसी होती हैं कि जो बार बार वही करना होती है, उसको याद कर लेते हैं। 2-3 के अंदर आपको करना होता है बस। चलिए, ये ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पेपर जो है 2012 प्राइवेट वालों का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके अकाउंटिंग का अनसॉल्व पेपर है तो आप देख सकते हैं उसमें, नहीं तो आप ये मैंने लिखा है अपने हैंड राइटिंग में पेपर से। अकाउंटिंग फॉर कंपनी, ये हेडिंग थी इस पेपर के अंदर अनसॉल्व पेपर में। एब्जॉर्प्शन, हम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होती है? जब 2 कंपनी एक ही लाइन ऑफ बिजनेस के ऊपर होती हैं, यानी एक जैसा दोनों कारोबार कर रही होती हैं। एक कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पोजीशन में होती है और एक थोड़ी वीक होती है, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, दोनों मिल के अलग अलग प्रॉफिट नहीं बना रहे होते हैं इतना जितना उस जगह से उसको बनाना चाहिए था। तो फिर उसमें जो है एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने यहाँ। जो अक्सर होता ही यही है, जो कमज़ोर कंपनी होती हैं और जो मजबूत कंपनियाँ, स्ट्रेंथ ताकतवर कंपनी होती हैं, वो कमज़ोर कंपनी को अपनी कंपनी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब का मतलब है उसे परचेज़ कर लेती हैं, उसे एक्वायर कर लेती हैं, ठीक है। उसके जितने भी एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो अपने पास एज्यूम कर लेती हैं, ले लेती हैं, वो टेक ओवर कर लेती हैं लाइबिलिटीज़ को। और एक टर्म एंड कंडीशन, एक एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक उसकी सेटलमेंट हो जाती है और उनके शेयर होल्डरों को एब्जॉर्बिंग कंपनी जो परचेज़ कर रही है अपने यहाँ उनको कुछ शेयर दे देती है और उनकी जो पेमेंट कुछ कैश में कर देती है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो कंपनी एब्जॉर्ब हो जाती है, जो बिक जाती है कंपनी, जिसे एक्वायर कर लिया जाता है, ख़रीद लिया जाता है, तो उस कंपनी को के जितने भी बैलेंस शीट के अंदर उसके असेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़ होती हैं, उन्हें हमें क्लोज़ करना होता है, जनरल एंट्री बना के क्लोज़ करना होता है तमाम को, ठीक है। ये सारी एंट्री पास करना होती हैं। और जो है इन क्लोजिंग करने के लिए हम बहुत बाज़ दफ़ा हम ज़्यादातर रियलाइजेशन अकाउंट का सहारा लेते हैं। थ्रू हर चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट से क्लोज़ कर दी जाती है। जब सवाल आता है, इस सवाल में दो बातें की जाती हैं। एक तो पहले परचेज कंसिडरेशन, यानी वो अमाउंट जो परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को देगी, यानी एब्जॉर्ब कंपनी सेलिंग कंपनी है और एब्जॉर्बिंग कंपनी परचेजिंग कंपनी है, ठीक है। जितना भी उसकी तमाम फर्नीचर, बिल्डिंग, जितने भी एसेट्स वो ले लेगी और तमाम उसके कर्जे भी ले लेगी, वो कारोबार अपने नाम अपने पास जम कर लेगी, तो उसके अगेंस्ट में वो कुछ पैसा देगी। कितना पैसा देगी, उसी को परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, जो परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को दे रही होती है, यानी एब्जॉर्बिंग कंपनी एब्जॉर्ब कंपनी को दे रही होती है, उसे हम परचेज कंसिडरेशन देते हैं। ये हमें मालूम करना लाजमी होता है सवाल में। जब तक हम परचेज कंसिडरेशन सही तरीके से नहीं मालूम कर पाएंगे, हम आगे जनरल एंट्री भी सही नहीं कर पाएंगे, हमारा सवाल पूरा गलत हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करें कि परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट की कैलकुलेशन पे ज़्यादा जोर दें। वो मालूम करना, सवाल को पढ़ते ही वो मालूम आपके जहन में आ जाना चाहिए कि कितना कंसिडरेशन बन रहा है ये, ठीक है। तो हम सवाल पढ़ते हैं। इसमें भी 2 चीज़ें पूछी गई हैं, एक परचेज कंसिडरेशन और फिर एंट्रीज पूछी गई हैं दोनों की बुक में। एक जो कंपनी को बेच दिया है वो अपने तमाम असेट्स, लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ को क्लोज करेगी, और दूसरी कंपनी जिसने ख़रीद लिया है वो उसकी अपने पास एंट्री करेगी। इसमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होते हैं। अक्सर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है बर्दाश्त करती है परचेजिंग कंपनी, और वो जो है इनको दे देती है सेलिंग कंपनी को कि भाई ये आपके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हम आपको आप पे कर दें, हम आपको दे रहे हैं इतने पैसे के, ठीक है। ये इसके अंदर ज़्यादा कुछ सवाल में होता नहीं है। शेयर, कुछ बॉन्ड होल्डर होते हैं, उनको शेयर दिए जाते हैं। शेयर होल्डर होते हैं इस कंपनी के, उनको शेयर भी दिए जाते हैं, कुछ पैसा दिया जाता है। अक्सर जब भी परचेज़ की थी, कैश के अलावा, कैश तो परचेज़ करता है नहीं, कैश वही कंपनी अपने पास रखती है और बाकी तमाम चीज़ें वो परचेज़ कर लेती है। परचेजिंग 2 तरीके होती है। तो बुक वैल्यू पर, यानी जो पोजीशन बैलेंस शीट पे लिखी है जितने जितने अमाउंट की, उसको बुक वैल्यू कहते हैं, उन्हीं अमाउंट के ऊपर वो ख़रीद लेती है। या
नेट रियलाइजेबल वैल्यू उनकी वैल्यू लगाती है, एक तय होती है दोनों पार्टी के दरम्यान में कि भाई आपका फर्नीचर इस वक्त बैलेंस शीट में 50,000 का लिखा है, लेकिन मार्केट में ये इस वक्त जो है 36,000 का या 40,000 रुपये का मिल सकते हैं अगर हम इसको बेचें तो। जो मार्केट वैल्यू उस वक्त रियलाइजेबल वैल्यू बता रहे होता है, फर्नीचर को बेच के जो वैल्यू मिल सकती है, दोनों पार्टी जिस पे एग्री होती हैं वही वैल्यू फिर परचेज कंसिडरेशन के अंदर आती है। अगर वैल्यू से नहीं मिल रहा हो तो परचेज कंसिडरेशन जो पेमेंट कर रही हो तो उससे भी हम मालूम कर लेते हैं परचेज कंसिडरेशन कि कितने शेयर दे रही है, कितना कैश दे रही है कंपनी जो है, ये सारे पैसे को जमा करके हम परचेज कंसिडरेशन मिल जाता है। ठीक है, ये लंबी बात करेंगे टॉपिक में, ये तो मैं समझाने वाला मेरा टॉपिक नहीं है, ये तो जब क्लास स्टार्ट की जाती है उस वक्त बताया जाता है। मैं तो यहाँ क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको एब्जॉर्प्शन के ऊपर बता दिया है। जम हो जाना उर्दू बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, एक कंपनी दूसरी कंपनी में जम हो जाती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, मालियाती गोशवारा होता है जो किसी कंपनी की एक ख़ास तारीख पर, स्पेसिफिक डेट पर उसी दिन की पोजीशन बता रही होती है, पूरे साल की नहीं, उस खास तारीख पर उसकी माली पोजीशन बता रही होती है, यानी बता रही होती है उस कंपनी के असेट्स की पोजीशन क्या है, असेट कितने कितने अमाउंट के हैं, उस कंपनी में कितना लाइबिलिटीज़ है, इन्हें कितना कर्जा पे करना है, और ऑनरशिप जिनका क्लेम उस असेट्स पर है, ऑनरों का कितना अमाउंट है, कैपिटल की शक्ल में कितना अमाउंट है, जो है रिटेन अर्निंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है उसकी शक्ल में कितना है, रिजर्व की शक्ल में कितना पड़ा हुआ है, या कोई प्रॉफिट कहीं से कमाया है वो कितना पड़ा है, इक्विटीज़ का पोर्शन, ये सारा उसके अंदर मौजूद होता है। तो इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। बस हल्का सा मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट का भी थोड़ा बता दिया है। द बैलेंस शीट डेटा ऑफ मुस्तफ़ा लिमिटेड वाज एज अंडर। अब ये मुस्तफ़ा कंपनी की बैलेंस शीट मौजूद है, ये कंपनी बिक रही है, यानी दूसरी कंपनी इसको खरीद रही है। इस कंपनी को हम एब्जॉर्ब कंपनी बोलेंगे, ABSORBED, एब्जॉर्ब कंपनी बोलेंगे। और जो कंपनी इसको खरीद लेगी, एक्वायर कर लेगी, उस कंपनी को एब्जॉर्बिंग कंपनी बोलेंगे, ABSORBING, एब्जॉर्बिंग कंपनी। अभी फ़िलहाल हम इस सवाल के अंदर अभी तो देख रहे हैं बैलेंस शीट की पोजीशन देख रहे हैं। ये मुस्तफ़ा कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई थी, इसका मंजूर शुदा सरमाया कितना था, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का मंजूर शुदा सरमाया था। और पेड अप कैपिटल यानी कितना कैपिटल अपने शेयर होल्डर से ये वसूल कर चुके हैं, 4 लाख रुपए का था। इसकी ज़्यादा लिमिट शेयर होल्डर से पैसा लेने की 10 लाख रुपए की है, जिसको ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा करना होगा तो कंपनी के मेमोरेंडम में अमेंडमेंट कराना पड़ेगी स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, अब तक जो इन्होंने जो सेल करें अपने शेयर, जिनके शेयर होल्डर ने पेमेंट की है पूरी 4 लाख रुपए का इस वक्त पेड अप कैपिटल है। यही कंपनी का ऑनरशिप का कैपिटल जो क्लेम रखता है असेट्स के ऊपर, ये 4 लाख रुपए। शेयर प्रीमियम जो इन्होंने ज़्यादा कीमत, अगर 10 रुपये का शेयर है और 12 रुपये का शेयर बेचा है तो 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम हो जाता है, वो कंपनी कमा लेती है उन शेयर होल्डर से भी, तो ऐसे अमाउंट को शेयर प्रीमियम बोलते हैं। तो शेयर प्रीमियम इनका 50,000 रुपये का पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी इक्विटी का हिस्सा होता है। रिटेन अर्निंग, कंपनी ने मुनाफा कमाया था, उस मुनाफे का जो है कुछ हिस्सा रोक के रख लिया, रिटेन मैंने रोक के रख, अर्निंग जो कमाई की थी उसको रोक के रख ली है, वो बाटी नहीं है शेयर होल्डर को डिविडेंड की शक्ल में, वो पड़ी है कितनी, 1 लाख रुपए की। इस तरह कुछ मुख्तलिफ काम करने कंपनी को, कंपनी ने रिजर्व करके रखा है, 50,000 रुपये अपने महफूज करके रख लिया मुख्तलिफ काम करने के लिए। ये सब इक्विटी का पोर्शन है, ऑनरशिप इक्विटी का। बॉन्ड्स पे भी अब ये लाइबिलिटीज आ रही है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है कंपनी की। 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स इशू किए हुए कंपनी ने, उस पर 1 लाख रुपये इस वक्त पड़े हुए कर्जा है कंपनी के ऊपर। अकाउंट पेबल एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज इसको बोलते हैं। अकाउंट पेबल है 60,000 का कंपनी का। कंपनी की इस वक्त साख है 1 लाख रुपए की, जो कंपनी का एक असेट्स है। ठीक है, जो ये कंपनी का असेट एमोटाइजेशन जिसके ऊपर चार्ज होता है, और फिक्स असेट पे जो डेप्रिसिएशन होता है इस पर ये। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कोई ही फिक्स असेट की डिटेल नहीं दी है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रही है। यहाँ पे सिर्फ इक्विटी और लाइबिलिटी साइड दे दी, इक्विटी साइड दे दी, इसमें लाइबिलिटीज और इक्विटी का पोर्शन बता दिया गया। असेट मौजूद नहीं है इस वक्त आपके पास, दिखाई नहीं है, सिर्फ उसमें कंपनी की कारोबारी साख बता दी, 1 लाख रुपये साख है इस सवाल के अंदर। पढ़ते हैं आगे, कहते हैं मुस्तफ़ा लिमिटेड यानी ये कंपनी वाज एब्जॉर्ब, इसको एब्जॉर्ब खरीद लिया, इसको एक्वायर कर लिया, इसको खरीद लिया भाई रज़ा लिमिटेड ने इसको खरीद लिया। इस तरह मुस्तफ़ा कंपनी एब्जॉर्ब कंपनी हो गई और रज़ा लिमिटेड कंपनी एब्जॉर्बिंग कंपनी हो गई। ठीक है ना, ये परचेजर हो गई, ये सेलर हो गई। ऑन द फॉलोइंग टर्म, इस मुआहदे के ऊपर 1 2 3 4 ABCDD
ये मुआहिदा लिखा गया है, इस मुआहिदे के ऊपर उन्होंने इसको परचेज़ कर लिया है। हमें सवाल में इन मुआहिदों के मुताबिक ही कैलकुलेशन करके उसकी एंट्रियाँ पास करनी है, सारा काम करना है। चलें, पहली टर्म क्या है, ए में कहते हैं ऑल दी असेट्स एंड अकाउंट्स पेबल वर टेकन ओवर बाय द एब्जॉर्बिंग कंपनी, यानी रज़ा लिमिटेड कंपनी ने मुस्तफ़ा कंपनी के लिमिटेड कंपनी के तमाम जितने भी असेट्स हैं, यहाँ भी डिटेल कोई दी नहीं असेट की, लेकिन जितने भी असेट्स हैं वो और उसके जो अकाउंट्स पेबल है ये 60,000 का, ये टेक ओवर कर लिया, उसने ले लिया है कि 8 एब्जॉर्बिंग कंपनी ने 8 बुक वैल्यू को मैंने जो फिगर यहाँ पे दी गई है बैलेंस शीट पे उसी वैल्यू के ऊपर ले लिया है, कोई नई वैल्यू नहीं लगाई है, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू के ऊपर ले लिया, कोई रियलाइजेबल वैल्यू कुछ नहीं है, मार्केट वैल्यू जो वैल्यू दी है उस पर ले लिया। ठीक है, फिर दूसरी बताया बी में, मुस्तफ़ा लिमिटेड रिसीव 50,000 रुपये शेयर्स, 50,000 शेयर्स वसूल करें। मुस्तफ़ा लिमिटेड जिसको ख़रीदा है, जो एब्जॉर्ब कंपनी है, उसको मिले हैं 50,000 शेयर्स और ₹10 वाले 50 लाख शेयर मिले हैं। किस रेट से मिले हैं? 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिले हैं उसको। एंड कैश पेमेंट मिली है उसको 60,000 रुपये की फ्रॉम दी एब्जॉर्बिंग कंपनी, यानी रज़ा कंपनी ने मुस्तफ़ा कंपनी को एक्सचेंज में बदल में जो परचेज कंसिडरेशन दिया है वो ये क्या है कि 50,000 शेयर्स हम आपको दे रहे हैं, 10 रुपये के हिसाब से बन गए 5 लाख रुपये, ये बन गए आपके। ये तो इससे तो आपको मालिक बन जाओगे, लेकिन वो आपको दिया कितने से रहा है, आपसे 2 रुपये प्रॉफिट भी कमा रहा है ये देने शेयर देने पे, वो आपको 12 रुपये के हिसाब से दे रहा है, 12 पंजे 60, 6 लाख रुपये। वैसे तो आप मालिक बनेंगे 50,000 को 10 से तरफ दो तो 5 लाख के बनेंगे, लेकिन वो आपको कह रहा है कि मैं आपको 12 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर दे रहा हूँ, यानी रज़ा कंपनी आपको 5 लाख का मालिक बना के आपको 6 लाख रुपये का सौदा कर रहा है, इसका 1 लाख रुपये उसको फ़ायदा हो रहा है शेयर प्रीमियम की शक्ल में। एंड कैश पेमेंट कर रहा है 60,000 रुपये की कैश पेमेंट कर रहा है, इस तरह जो है 6 लाख और 60,000, 6 लाख 60,000 रुपये फ्रॉम द ऑब्जर्विंग कंपनी की तरफ से रिसीव कर रहा है मुस्तफ़ा लिमिटेड कंपनी। चलें सी टर्म देखते हैं, द बॉन्ड होल्डर जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, बॉन्ड होल्डर रिसीव 11,000 शेयर्स उन्होंने किए हैं 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन उनको भी 12 रुपये के हिसाब से वो उनकी लाइबिलिटी को सेटल कर रहा है। ईच फ्रॉम दी एब्जॉर्बिंग कंपनी की तरफ से 12 रुपये, उन एब्जॉर्बिंग कंपनी के अंदर 11,000 शेयर होल्डर जो है मुस्तफ़ा कंपनी की, बॉन्ड होल्डर जो मुस्तफ़ा कंपनी के हैं वो एब्जॉर्बिंग कंपनी यानी रज़ा कंपनी के अंदर 11,000 शेयर्स ले रहे हैं 12 रुपये के हिसाब से, लेकिन मालिक बनेंगे 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, लास्ट है इसकी डी में, रज़ा लिमिटेड पेड द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 टू मुस्तफ़ा लिमिटेड। अब मुस्तफ़ा लिमिटेड चूँकि लिक्विडेट हो गई है, खात्मा हो गया है इसका, ये बिक गई है, उस रज़ा लिमिटेड में जम हो गई है, तो इसको इस काम करने के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो वकील की फ़ीस, कागजात, टाइपिंग, ये जितना भी खर्चा आया होगा उसको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कंपनी के को ख़त्म करने के जो अखराजात हुए हैं वो 10,000 रुपये के हुए हैं, वो मुस्तफ़ा लिमिटेड को पे कर दिए किसने? रज़ा लिमिटेड ने, जिसने ख़रीदी है जो एब्जॉर्बिंग कंपनी है, एब्जॉर्ब कंपनी को पे कर दी है। तो ये सवाल आपका सामने पूरा का पूरा मैंने आपके सामने एक लफ्ज़ समझाते हुए पढ़ दिया है। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं हम। रिक्वायरमेंट वही हमेशा दो बातें की जाती हैं। नंबर 1, कंप्यूट दी परचेज कंसिडरेशन। आप हमें मालूम करके बताएं कि कितना कंसिडरेशन ये कंपनी जो मुस्तफ़ा कंपनी थी कितने अमाउंट की ख़रीदी है उसने, रज़ा लिमिटेड ने कितने पैसों की ख़रीदी है, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट मालूम करें। यानी दूसरी, कीप नेसेसरी जनरल एंट्रीज, फिर इसके बाद जब आप मालूम कर लें अमाउंट तो ज़रूरी जो एंट्रीज होती हैं वो दोनों की बुकों में करें ऑन दी बुक्स ऑफ नंबर 1 मुस्तफ़ा लिमिटेड कंपनी जो लिक्विडेट हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, जिसका खात्मा हो चुका है, बिक चुकी है, इसकी कंपनी में सारी एंट्री पार करें जो ज़रूरी एंट्रियाँ हैं। और रज़ा लिमिटेड ने जिसने एब्जॉर्ब कर लिया इस कंपनी को, मुस्तफ़ा कंपनी को अपने पास, इसकी कंपनी में क्या बुक बनी है। रज़ा कंपनी की बुक में तो 3 ही एंट्रियाँ बनेंगी, 2 या 3 एंट्रियाँ बनती हैं, सारी एंट्रियाँ बनेगी मुस्तफ़ा लिमिटेड जो क्लोज हुई उसके सारा क्लोजिंग बैलेंस शीट को करना पड़ेगी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ स्टूडेंट्स। ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन कर रहे हैं।
रिक्वायर्ड, यहाँ लिखेंगे रिक्वायरमेंट, जो नंबर 1 दिए है, कितनी दिए रिक्वायरमेंट 1, इसका आंसर देंगे। ठीक है, इसमें क्या मांगा है, परचेज कंप्यूट, यानी कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन। तो हम यहाँ हेडिंग बना देंगे कंप्यूटेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, अब चूँकि इस सवाल के अंदर हमारे पास असेट्स की डिटेल तो है ही नहीं है, लेकिन हमें सवाल में पता चला है पेमेंट के बारे में। इसमें बताई गई है पेमेंट के अंदर मुस्तफ़ा लिमिटेड रिसीव 50,000 शेयर्स और ₹10 ईच, ₹8 पर शेयर एंड कैश पेमेंट ₹60,000 फ्रॉम दी एब्जॉर्ब रिकवरी। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं ये वाली पेमेंट, फिर इसके बाद शेयर होल्डर को कितनी देते हैं। चलें, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर मुस्तफ़ा कंपनी के शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, शेयर होल्डर्स ऑफ मुस्तफ़ा लिमिटेड रिसीव क्या रिसीव किया इन्होंने, इनको 50,000 रुपये, 50,000 शेयर दिए हैं, 50,000 शेयर्स हैं। ठीक है, कौन से वाले हैं, ऑफ ₹10 ईच, एट द रेट, किस रेट से दिए हैं, ₹12 से। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले 50,000 शेयर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और ज़रब देंगे 12 से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा कितने का, 6 लाख रुपए का। 6 लाख के शेयर्स हैं। ठीक है, और अगर इस 50,000 को, ये तो आपका उसमें 50,000 ज़रब 10 रुपये का एक शेयर है जिससे मालिक बनेगा ये लोग रज़ा लिमिटेड में, लेकिन 2 रुपये वो ज़्यादा ले रहे हैं, तो 2 रुपये का अमाउंट कितना बनता है, 2 पंजे 10, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये इसको क्या बोलेंगे, ये प्रीमियम ले रहे हैं, शेयर प्रीमियम। कौन ले रही है, रज़ा लिमिटेड ले रही है, इनसे शेयर प्रीमियम हासिल कर रही है। मुस्तफ़ा कंपनी से ज़्यादा पैसे ले लीजिए, 6 लाख रुपये, जबकि वो बनेगी 5 लाख की मालिक, 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख की बनती है
उनको ऑनरशिप मिल रही है 5 लाख रुपए की। अच्छा, एक मिल गया। दूसरा क्या मिल रहा है इनको, एक पॉइंट आपका ये हो गया, ये चीज़ मिल रही है। दूसरी मिल रही है आपको, क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, 60,000 रुपये का कैश दे दिया। ये हो गया, ये तो इनको मिल गया। दूसरा अब किसको मिल रहा है, बॉन्ड होल्डर को भी मिल रहा है। बॉन्ड, रजा कंपनी के जो बॉन्ड होल्डर हैं, बॉन्ड होल्डर्स, होल्डर्स ऑफ मुस्तफा कंपनी के बॉन्ड होल्डर, मुस्तफा लिमिटेड रिसीव, बॉन्ड होल्डर ने जो रिसीव किया है, ये भी देख लेते हैं। बॉन्ड होल्डर को दे रहे हैं 11,000 ऑर्डिनरी शेयर दे रहे हैं। ऊपर वाले को भी ऑर्डिनरी शेयर दिए थे 11,000 रुपये के, 1000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 रुपीज़। इनको भी 12 रुपये, 2 रुपये ज़्यादा लेके दे रहे हैं। तो हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे। 11,000 ज़रा 12 रुपये के हिसाब से पहले निकाल लेंगे, कितना बनता है 12 रुपये के हिसाब से, 1,32,000, 1,32,000 रुपये में इनकी लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हैं। जबकि इनसे कितना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं वो, जो कि प्रीमियम होगा रजा लिमिटेड का 2 रुपये ज़्यादा। मालिक तो वो 10 रुपये के हिसाब से बनेंगे शेयर में, 2 रुपये ज़्यादा बन कर रहे हैं। तो कितना बन गया, 11 दूनी 22, 22,000 ज़्यादा ले रहे हैं। 1,10,000 के मालिक बनेंगे वो, लेकिन 1,32,000 की सेटलमेंट हो रही है लाइब्रेरी, 22,000 का। इसको ये रजा लिमिटेड क्या प्रीमियम हो जाएगा, प्रीमियम ऑन शेयर्स किसके पास होगा, रजा लिमिटेड। जब हम बनाएंगे एंट्री, हम वहाँ शेयर में लिखा जाएगा ये। तो बस ये चीज़ें जो है इनको रिसीव हो रही हैं, यानी 6 लाख रुपये, 60,000 रुपये और 1,32,000 रुपये। इनको हम जमा कर लेते हैं, ये हमारा परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। जमा करते हैं, 6 लाख, 1 2 3, 6 लाख 5 रुपये प्लस 60,000 कैश, ये तो शेयर होल्डर को मिल गया, प्लस बॉन्ड होल्डर को कितना मिल रहा है, 1,32,000, ये आ गया 7,92,000। टोटल परचेज कंसिडरेशन आ गया 7,92,000। ये परचेज कंसिडरेशन है। परचेज चलें, ज़्यादा सवाल आपका हो गया। परचेज कंसिडरेशन आपने पहले रिक्वायरमेंट मुकम्मल कर ली, मालूम कर लिया परचेज कंसिडरेशन जिस तरह मैंने बताया आपको। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 हो गई 7,92,000 का परचेज। अब हम चलेंगे एंट्रियाँ पास करेंगे। पहले एंट्री पास करेंगे किसमें, जो लिक्विडेट हुई है कंपनी, जिस कंपनी का खात्मा हुआ है वो है मुस्तफा लिमिटेड कंपनी। उसको वो एब्जॉर्ब कंपनी भी कहलाती है, और उसको एक्वायर करा है यानी ख़रीद लिया है उसने रज़ा कंपनी ने। उसके बाद हम रज़ा कंपनी एब्जॉर्बिंग कंपनी कहलाती है, वहाँ रज़ा कंपनी के अंदर एंट्री पास करेंगे। वहाँ 2-3 एंट्री पास होती है, लेकिन ज़्यादा एंट्रियाँ पास कहाँ होंगी, मुस्तफा कंपनी में जो बिकी है, याद रखिएगा। 2-3 एंट्रियाँ तो वैसी होती है जिस तरीके शुरू में की जाती हैं। चलें, यहाँ जन्म बनाया तो मैं आपको एक,
इस तरह आप जनरल बना लें। इसके रखिएगा जनरल एंट्रियाँ। ये आपका जो है पोर्शन इतना, यहाँ से कर लिया, क्रेडिट हो गया आपका, ये डेबिट हो गया। इम्तिहान में आप इसी तरह बनाएंगे। ये पोस्ट रेफरेंस हो गया और ये आपका डेट का कॉलम हो गया और पर्टिकुलर्स का। डेट के कॉलम में 2 कॉलम बन जाते हैं, एक में तारीख लिखी जाती है और एक में मंथ और ईयर लिखा जाता है। ठीक है, ये डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स आएगा। जनरल जनरल आपने बहुत बनाया होगा। ये पोस्ट रेफरेंस आएगा। अगर आप सही तरीके से सवाल करेंगे तो पूरे नंबर मिलते हैं। इम्तिहान में डेबिट, ये क्रेडिट, ये आपकी जर्नल एंट्रीज। हम क्या बनाने जा रहे हैं? जर्नल एंट्रीज। रोज नामचे की इंदिराज। ठीक है, इस सवाल के अंदर कोई तारीख वगैरह नहीं दी गई है। ठीक है, इसमें कोई, इस सवाल में ना डेट, ना ईयर, ना तारीख दी गई है। किस कंपनी का बना रहे हैं हम? मैसर्स। कंपनी के साथ हमेशा मैसर लिख देते हैं, इंसान का मिस्टर लिखते हैं ना। मैसर्स मुस्तफ़ा लिमिटेड। ये अब पहली एंट्री तो हम हमेशा क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मैं इससे करता हूँ, काले ब्लैक से करता हूँ मैं। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और चूंकि असेट्स की हमें यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई है, हम ऑल असेट लिख देंगे। ऑल असेट्स। अब स्टूडेंट, हमें असेट्स का यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, ऑल असेट क्रेडिट कर रहे हैं एंट्री में। तो अब हम असेट्स का अमाउंट कैसे लें इस सवाल के अंदर? देखें, मैं आपको बताऊं। देखें, आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट में जितने टोटल असेट होते हैं उतने की इक्विटी साइड होती है। क्रेडिट साइड जो होती है बैलेंस शीट की, वो उतने ही अमाउंट की होती है। यहाँ पे हमें क्रेडिट साइड दे दी है बैलेंस शीट की, लेकिन डेबिट साइड, एसेट साइड नहीं दी है। तो हमें पता है कि असेट उतने अमाउंट के होंगे जितने की हमारी इक्विटी साइड होगी। तो हम इक्विटी को जमा करते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? अथोराइज कैपिटल को कभी जमा नहीं करते, याद कर लिएगा। कैलकुलेशन जमा नहीं करेंगे। ये तो मंजूरी की फिगर बताइए कि टोटल कंपनी इतना कैपिटल, पेड अप कैपिटल ले सकती है। जब ज़रूरत पड़ेगी और ले लेगी, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकती, मंजूर शुदा है। यहाँ से शुरू करेंगे। कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितना पड़ा हुआ है? 4 लाख रुपए का है। 4 लाख आ गए, प्लस करेंगे इसके अंदर। शेयर प्रीमियम कंपनी ने कितना कमाया? 50,000 रुपये का है। ये भी इक्विटीज़ का हिस्सा है, 50,000 प्लस कंपनी की ने मुनाफा अभी तक तकसीम नहीं किया। कंपनी का मुनाफा बढ़ा 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का रिटेन अर्निंग जिसके कहते हैं, 1 लाख प्लस फिर कंपनी के रिजर्व रखे हैं, महफूज करके रखा है पैसा, कुछ काम कराने कंपनी ने, उसको भी जमा कर लेंगे। इक्विटी इसका हिस्सा है 50,000। फिर प्लस कंपनी के पास लाइबिलिटी आ गई, ये तो ओनरशिप थी। लाइबिलिटी आ गई 1 लाख रुपए के
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यानी बॉन्ड पेबल हैं, प्लस कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी 60,000 रुपये की है, 60,000 रुपये की। तो जमा करा कितना, गलत टोटल आया है, दोबारा करते हैं। 4 1 2 3 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस फिर 50,000 फिर प्लस 1 लाख फिर प्लस 60,000। ये हमारी इक्विटी साइड यहाँ पर मुकम्मल होती है 60,000। ये जो करा 7,60,000 रुपये की हमारी इक्विटीज़ है। इसका मतलब है टोटल एसेट भी 7,60,000 की होगी। बैलेंस शीट का दूसरा हिस्सा जो लेफ्ट साइड पे होता है, टोटल एसेट कितना होगा, 7,60,000 का होगा। जितने की इक्विटीज़ होती है उतने का ही एसेट होता है। लिहाजा अब हम अपनी एंट्री में लिख लेंगे 7,60,000 रुपये हमारे एसेट से जो हमने उसने टेक ओवर कर लिया है रज़ा लिमिटेड ने। मुस्तफा लिमिटेड के टोटल कितने एसेट से 7,60,000 रुपये के। ये मैंने आपको करके दिखा दी कैलकुलेशन। कैलकुलेटर पे चलते हैं सवाल की तरफ। अब ये अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट, और टोटल एसेट कितने के उसने आपको टेक ओवर कर लिए, 7,60,000 रुपये के जो एसेट से मुस्तफा लिमिटेड के वो रज़ा लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिए। लिहाजा मुस्तफा लिमिटेड इस 7,60,000 को कहाँ डाल देगी, अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, 7,60,000। ये याद रख लें, ये तो पहली एंट्री हमेशा ऐसी बनेगी। अगर एसेट्स होते तो उनके नाम लिखे जाते हैं, यहाँ पे लिस्ट बनाई जाती। जैसे अगर फर्नीचर होता, अकाउंट सिबिल होता, मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज होती, और भी दीगर जितनी भी चीज़ होती सबकी लिस्ट लिखी जाती। ठीक है। अगर रियलाइजेबल वैल्यू पे होती तो बुक वैल्यू के ऊपर लिखी जाती जो बैलेंस शीट में दी है। अगर रियलाइजेबल वैल्यू पे जो नाम दिए होते वो ये लिखे जाते हैं यहाँ पे कि ये इतने का ले लिया, ये एसेट फर्नीचर इतने का लिया है, बिल्डिंग इतने की लिए, इतने के लिए, वो डिटेल आती है यहाँ पे। ठीक है। हम यहाँ पे चूँकि एसेट थे ही नहीं, इसने ऑल एसेट लिख दिया हमने, जितने वो हैं 60, टोटल पर चल गए 7,60,000 के हैं। जितने की इक्विटी उतने के 7,60,000 के ही है। टू क्लोज कर लें या ट्रांसफ़र कर दें, टू क्लोज ऑल असेट्स अकाउंट्स इनटू, किसमें क्लोज कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट। ये ट्रांसफर कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स। पहली एंट्री याद कर लें, यही बनेगी। ठीक है। बस तरीका अलग होता है, ऑल एसेट की जगह उनके नाम आ सकते हैं। दूसरी एंट्री परचेज कंसिडरेशन की बनेगी। दूसरी एंट्री कि कितना पैसे आपको दे रहा है वो आपका परचेजर, यानी रज़ा लिमिटेड कंपनी आपको कितने पैसे देगी वो। अच्छा, अभी इससे पहले चूँकि यहाँ पे 7,60,000 की बना दी है, अब यहाँ पे हम लाइबिलिटीज़ को भी कर देंगे, उसके बाद कर लेंगे क्लोज। लाइबिलिटीज़ कर देते हैं। लाइबिलिटीज़ कौन सी है, करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि अकाउंट पेबल को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इनके अकाउंट, चाहे तो अकाउंट पेबल को तीसरे नंबर पे भी ला सकते हैं और चाहे तो दूसरे नंबर पे ले सकते हैं। अगर तीसरे नंबर पे फिर ले जाएंगे, जो परचेज कंसिडरेशन अमाउंट को तीसरे नंबर पे ले जाएंगे। अगर चाहते तो हम दूसरे नंबर पे परचेज कंसिडरेशन का रिसीवेबल फ्रॉम रज़ा कंपनी लिख सकते थे, ये कर सकते थे। ठीक है। लेकिन अब हम उसको चले जाएंगे कहाँ पे, इस पे तीसरे नंबर पे चले जाते हैं परचेज कंसिडरेशन को। दूसरे नंबर पे आप लाइबिलिटी रख लें, अकाउंट पेबल को भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। रियलाइजेशन क्रिएट कर देंगे। असेट में रियलाइजेशन अकाउंट ऊपर होता है, ऊपर आ जाता है, डेबिट हो जाता है, और लाइबिलिटीज में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। कितनी 60,000 की लाइबिलिटीज थी अकाउंट पे सवाल के अंदर, 60,000 60। आप सवाल खोल लें तो ज़्यादा आसानी होगी, या तो मेरे सवाल को नोट कर लेते। टू क्लोज लाइबिलिटीज अकाउंट इनटू रियलाइजेशन अकाउंट।
ये भी रियलाइजेशन में चला गया। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ परचेज कंसिडरेशन भी ले सकते थे, इसको तीसरे नंबर पे ले जाते। तीसरे नंबर पे परचेज कंसिडरेशन, जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है पीछे, ये जो अभी हमने करा है, ये 7 लाख दिखा रहा हूँ। परचेज कंसिडरेशन 7,92,000 रुपये, जो मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाया है। अब इसकी एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के ज़रिए। इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में चलें जी। रिसीवेबल, इतने पैसे रिसीव करने हमने, इस पे बात हुई है। रिसीवेबल फ्रॉम रजा लिमिटेड 7,92,000, जो भी आपको मैंने दिखाई फिगर परचेज कंसिडरेशन की 7,92,000 ही परचेज। और कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। रियलाइजेशन 7,92,000। ठीक है, टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन। क्या रिकॉर्ड करना? परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया है। परचेज कंसिडरेशन ये स्टूडेंट नजर आ रहा है, चौथी एंट्री पास करेंगे। अब आपको रजा लिमिटेड से क्या क्या मिल रहा है? शेयर्स मिले हैं इन रजा लिमिटेड से। शेयर्स इन रजा लिमिटेड कंपनी में शेयर मिले हैं आपको इस परचेज कंसिडरेशन के बदल में। कितने अमाउंट के मिले हैं आपको? देखें, उस पर चलते हैं अपने। 50,000 शेयर है, और कितने? 11,000 शेयर ये हैं। 11 और 50, 10, 60, 61,000 शेयर्स मिले हैं आपको। कितना अमाउंट बन गया? 61,000 तरफ 12, 7,32,000। देखें, 50,000 शेयर्स शेयर होल्डर को मिले, मुस्तफा कंपनी के, रजा लिमिटेड कंपनी ने दिए। और आगे 11,000 शेयर्स बॉन्ड होल्डरों को दिए रजा लिमिटेड कंपनी ने। तो और मुस्तफा कंपनी के पास टोटल कितने शेयर हो गए? 50 और 11, 61,000 शेयर, 61,000 शेयर मिले हैं। और किस रेट से दिए हैं उसे? रजा लिमिटेड ने इनको 12 रुपये के हिसाब से दिए हैं। तो कितना अमाउंट बनता है हमारे पास? 7,32,000 ये हमें शेयर्स मिलेंगे इतने अमाउंट के। ठीक है, कैलकुलेशन करके दिखा दी मैंने। अब एंट्री पास करते हैं हम। 7,32,000 के शेयर्स मिले हैं। ठीक है, कैश कितना मिला है इनको? कैश सिर्फ 60,000 रुपये का मिला है। 60,000 रुपये का कैश मिला है। और परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जो रिसीवेबल डेबिट किया था, अभी हमने ऊपर जो डेबिट किया था रिसीवेबल फ्रॉम रिजर्वेड, इसको क्रेडिट कर देंगे इस अकाउंट को, जो तीसरे नंबर पे किया था। क्योंकि अब मिल गया, हमने वसूल कर लिए, तो ये अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। रिसीवेबल फ्रॉम रजा लिमिटेड कितने? वही 7,92,000। इन दोनों को जमा भी कर लो, यही बनेंगे 7,92,000 रुपये। आप इन दोनों को जमा कर लें, 7,92,000 परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट ही बनेगा। 7,92,000 टू
रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ परचेज कंसीडरेशन अमाउंट कहाँ से वसूल किया, फ्रॉम रज़ा लिमिटेड। ये ऐसी नरेशन कर दिया आपने। ये करना बहुत ज़रूरी होता है नरेशन, इसके बगैर सवाल आपके नंबर नहीं मिलते। वजाहत करना सीखें अकाउंट्स की ज़बान में अंदर। ये आपकी हो गई हैं 4 एंट्री करना बता दी मैंने। अच्छा चलें अब चलते हैं अगली एंट्री 5वीं। ये हमारे पास हो गए। अब हम बॉन्ड पेबल अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। जो बॉन्ड्स क्रेडिट हुआ हुआ है इक्विटी अकाउंट में, बॉन्ड्स होल्डर या बॉन्ड्स पेबल अकाउंट जो 1 लाख रुपए का था, इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इसको बॉन्ड होल्डर अकाउंट में डाल देंगे। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड होल्डर अकाउंट में चला जाएगा। ये जो सवाल में बॉन्ड पेबल अकाउंट दिया 1 लाख रुपए का, इसको बॉन्ड होल्डर अकाउंट में डाल दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, तो क्लोज द बॉन्ड्स, क्लोज द बॉन्ड पेबल अकाउंट। ठीक है, बहुत बाज़ दफ़ा इसमें इंटरेस्ट भी ले लिया जाता है। अगर सवाल में दिया नहीं, अगर इंटरेस्ट होता तो हम पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते, फिर इंटरेस्ट के साथ दोनों इंटरेस्ट को भी और इसको भी दोनों क्लोज करते बॉन्ड होल्डर अकाउंट में। फर्स्ट को अगर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट होता तो हम पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते, इंटरेस्ट को उसका रिकॉर्ड करते, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लेकर आते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड क्रेडिट कर देते। ठीक है, फिर क्लोज करते तो क्लोज के अंदर यहाँ पे लगाते बॉन्ड पेबल अकाउंट को क्लोज करते और फिर इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड को भी डेबिट करते, उसको भी क्लोज करते और बाकी बॉन्ड होल्डर को दोनों के अमाउंट मिला के बॉन्ड होल्डर कर देते। लेकिन हमें सवाल में कहीं भी लिखा ही नहीं है, हमें परसेंटेज चाहिए थी। अगर इस पर कोई परसेंटेज होती तो हम कैलकुलेट कर लेते अमाउंट कि इंटरेस्ट कितना बनता है, लिहाजा इसको हमने छोड़ दिया है बॉन्ड के इंटरेस्ट को, क्योंकि कहीं परसेंटेज नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। वो उस इंटरेस्ट को तो हम रियलाइजेशन अकाउंट से करते हैं, लेकिन रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बॉन्ड को क्लोज करके। अब बॉन्ड होल्डर अकाउंट्स को जो है भी क्लोज कर देंगे हम। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा थोड़ा फर्क आ जाएगा। बॉन्ड होल्डर को कितने दे रहा है वो 12 रुपये के हिसाब से 1,32,000 रुपये, 1,32,000 रुपये मिल रहे हैं बॉन्ड होल्डर को। तो 1 लाख रुपये का सब बॉन्ड था, 32,000 का मतलब है इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें इंटरेस्ट की भी एंट्री पास करना पड़ेगी। हम इस एंट्री को कैंसिल कर देते हैं, ऐसा करते हैं इस एंट्री को हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं, 5वीं एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट की, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1,32,000 इसका 1 लाख बॉन्ड था और 1,32,000 समझ लें इंटरेस्ट हो गया इसका, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं हम, कितने से 32,000 रुपये से बॉन्ड के ऊपर, और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 32,000। अब ये पूरा 1 लाख जो वहाँ पे कैलकुलेशन बन रही है हमारी 1,32,000 की, अब बन जाएगी पूरी सही तरीके से। टू
रिकॉर्ड क्या है, अभी हमने क्या रिकॉर्ड किया पहले इंटरेस्ट को, टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड। अगर हमारे कैलकुलेशन में ये 1 लाख होता तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कैलकुलेशन में ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट कहलाएगा यहाँ पे। अब हम क्या कहें, इस इंटरेस्ट के अमाउंट को भी और बॉन्ड पेबल अकाउंट दोनों को डेबिट कर देंगे। दोनों क्रेडिट वाले नेचर के ना, बॉन्ड पेबल वहाँ क्रेडिट में 1 लाख से क्रेडिट में है और ये अभी 32,000 से क्रेडिट में हो गया। दोनों अकाउंट को अभी हम छठी एंट्री पास करेंगे। ये जो ऊपर बना रहे थे, बॉन्ड्स पेबल अकाउंट ओरिजिनल कितना है मुस्तफा कंपनी के पास, 1 लाख रुपये का है। इसको क्लोज कर दिया डेबिट करके, जितना क्रेडिट था वहाँ पे 1 लाख डेबिट कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स 32,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, ये क्रेडिट है, इसको भी डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन 32, अब इस ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे ऊपर लिखा बॉन्ड होल्डर अकाउंट 1 लाख लिखा था, अब 1,32,000 में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो हमने एंट्री काटी नहीं है इसका, बॉन्ड होल्डर अकाउंट 1,32,000। अब ये यहाँ से ख़त्म हो गया पूरा। अब हम इसको कह देंगे टू क्लोज दी बॉन्ड पेबल एंड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड अकाउंट्स, ये हमने क्लोज कर दिया। नजर आया स्टूडेंट आपको, एंट्री हो गई। अब हम इसके बाद एंट्री पास करेंगे, इस बॉन्ड होल्डर अकाउंट्स को भी ख़त्म करके शेयर ले लेंगे रज़ा लिमिटेड के अंदर अगली एंट्री में। तो अब इस बॉन्ड होल्डर अकाउंट को भी हम ख़त्म करेंगे अगली एंट्री के अंदर। इसकी जगह पे रज़ा लिमिटेड कंपनी के पास से हमारे पास 1,32,000 के शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको डेबिट कर देंगे अकाउंट के क्रेडिट में, तो डेबिट का क्लोज हो जाएगा, 0 बैलेंस हो जाएगा, और क्रेडिट में आ जाएगा शेयर्स इन रज़ा लिमिटेड, क्रेडिट हो जाएगा। अगली एंट्री करते हैं, 7वीं एंट्री, एंट्री नंबर 7, बॉन्ड होल्डर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,32,000 जो पीछे लिखी फिगर से पहले, और शेयर्स इन रज़ा लिमिटेड 1,32,000 के शेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ लिख देंगे नरेशन, टू रिकॉर्ड शेयर्स इशूड टू बॉन्ड होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर को शेयर मिल गए रज़ा लिमिटेड के अंदर। ठीक है, ये भी आपका हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको जो है 8वीं एंट्री लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के 10,000 रुपये आपको मुस्तफा कंपनी को रज़ा कंपनी ने लिक्विडेशन एक्सपेंस दिए हैं, तो अब इसको भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। जो पैसे चीज़ें मिल रही हैं रियलाइजेशन अकाउंट में डालते जाएंगे, जो जो जहाँ जहाँ पैसा आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। इस पैसे को 10,000 का पैसा मिला है आपको रज़ा लिमिटेड से मुस्तफा कंपनी को कि आप अपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, ये मैंने एंट्री गलत वो बना दी है, पेमेंट करने के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेमेंट करने की एंट्री बना दी है
रिसीव करने की एंट्री मैं अभी यहाँ उलट बना देता हूँ। ये मैं लिख देता हूँ टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस। ये लिक्विडेशन एक्सपेंस की पेमेंट कर दी है इसने, मुस्तफा कंपनी ने। अब इनको ये पैसा मिल गया लिक्विडेशन का, कैश डेबिट हो गया। वहाँ से रज़ा लिमिटेड से 10,000 पेमेंट की है, 10,000 का। चाहे तो आप इस एंट्री को जो बना रहा हूँ पहले बना लें, इसको बाद में बना दें, आगे पीछे कोई मसला नहीं है। ये रियलाइजेशन ये भी चला जाएगा, ये कैश मिला है, रियलाइजेशन 10,000 रुपीज़। जब मिलेगा कैश तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, जब पेमेंट कर देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मिले हैं तो हम लिक्विडेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। टू रिकॉर्ड दी लिक्विडेशन एक्सपेंस, ये हमने रिकॉर्ड कर दी और यहाँ पेमेंट कर दी उसकी। ये दोनों एंट्री भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम करते हैं ऑनर्स इक्विटी को शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। जितनी भी मुस्तफा कंपनी की ऑनर इक्विटी दी गई है सवाल के अंदर, 10वीं एंट्री हमारी होगी पेड अप कैपिटल। शुरू करेंगे हम, ये सारी चीज़ें क्रेडिट होती हैं बैलेंस शीट में, हम यहाँ सब डेबिट करके क्लोज कर देंगे। पेड अप कैपिटल बोल लो या शेयर कैपिटल बोल सकते हैं, पेड अप कैपिटल बोल सकते हैं, शेयर कैपिटल, इसका दूसरा नाम शेयर कैपिटल भी होता है। ठीक है, 4 लाख का सवाल में दिया है बैलेंस शीट में, 4 लाख रुपए से डेबिट कर दिया, 0 हो गया पेड अप कैपिटल। शेयर प्रीमियम सवाल की बैलेंस शीट में क्रेडिट में दिया भाई, शेयर प्रीमियम सवाल में दिया है, शेयर प्रीमियम कितना दिया है, 50,000 का दिया हुआ है, इसको डेबिट कर दो, क्लोज हो जाएगा। रिटेन अर्निंग क्रेडिट में दी भी है सवाल की बैलेंस शीट में, रिटेन, इसको डेबिट कर दो तो क्लोज हो जाएगी, 0 बैलेंस हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं बचता माइनस है, 1 लाख रुपए की दी है। तो रिजर्व दिए हैं सवाल के अंदर आपको, वो क्रेडिट होते हैं रिजर्व हमेशा नॉर्मली, तो इसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे रिजर्व को 50,000 के, और शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर में, शेयर होल्डर्स, ये बॉन्ड होल्डर था सर, शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर दिया। पहले बॉन्ड वालों को बॉन्ड होल्डर में कहते हैं, यहाँ शेयर होल्डर में कर दिया हमने। ठीक है, शेयर होल्डर में कितने मिल रहे हैं जमा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने शेयर होल्डर 6,60,000 रुपये लिखा। यहाँ का टोटल कम था जो बैलेंस शीट में लिखे हुए थे असेट्स, और जो शेयर होल्डर को 6,60,000 रुपये दिए हैं वो ज़्यादा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया है डेबिट क्रेडिट में, वो है रियलाइजेशन अकाउंट से मैंने 60,000 रुपये का डिफरेंस आया, रियलाइजेशन अकाउंट से किया। तो यहाँ नरेशन कर दी मैंने, टू रिकॉर्ड इक्विटीज़ ट्रांसफ़र टू शेयर होल्डर, ये जितनी भी मुस्तफा की इक्विटीज़ थी उसको हमने शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। अब शेयर होल्डर अकाउंट को ख़त्म कर देंगे, शेयर दे देंगे इनको। ये हमने शेयर होल्डर नेक्स्ट एंट्री में नंबर डाल देता हूँ 10, ये आपका नंबर हो गया 11। आखिरी एंट्री, शेयर होल्डर अकाउंट को हमने 6,60,000 डेबिट कर दिया, और शेयर्स इन रज़ा लिमिटेड में 6 लाख के शेयर दे दिए, कैश दे दिया 60,000 रुपये का। शेयर्स इशूड टू शेयर होल्डर, ये भी हो गई एंट्री। अब हमारे पास जगह कम थी तो हमने यहीं पे 2 एंट्री बना ली। रज़ा लिमिटेड कंपनी में 2 एंट्रियाँ बनेंगी, तो हमने इसी जगह बना लिया, नरेशन नहीं लिखी। ठीक है, पहले टोटल असेट्स जो रज़ा लिमिटेड के पास टोटल असेट्स है वो 7,60,000 के थे, इसके पास रिसीव हुए हैं तो टेक ओवर कर लिए हैं, तो 7,60,000 डेबिट कर दिए। वहाँ रज़ा लिमिटेड ने अपनी बुक में क्रेडिट किया था इसको। ठीक है, गुडविल
अच्छा, ये गुडविल कहाँ से आई है? अब यहाँ पे इस गुडविल को हम बाद में लिखेंगे, पहले बताते हैं। इसके बाद हम लाइब्रेरीज रजा लिमिटेड आपकी 60,000 रुपये की ली थी, क्रेडिट कर दी हमने लाइब्रेरीज रजा लिमिटेड लाइब्रेरीज को अपनी बुक में क्रेडिट कर ली, टेक ओवर करी थी चूँकि मुस्तफ़ा की थी, और मुस्तफ़ा को उसमें पेबिल करने परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 7,92,000 का, ये दोनों चीज़ें। अब जब हमने यहाँ देखा टोटल असेट 7,60,000 के थे और ये अमाउंट ज़्यादा है 8 लाख कुछ का है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 92,000 का बन रहा है, तो वो गुडविल आ गई यहाँ पे, रजा ने गुडविल लिख लिया। अगर ये अमाउंट इधर वाला अमाउंट ज़्यादा होता है, इधर वाला अमाउंट कम होता, तो ये गुडविल नहीं होती, फिर इधर अमाउंट आता क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व के नाम से। ठीक है, दूसरी एंट्री अब ये पेबल टू मुस्तफ़ा को लिमिटेड को जो है ये फारिग कर देगा पेमेंट करके, या एंट्री करेगा पेमेंट की, 7,92,000 को डेबिट करेगा। पेबल टू मुस्तफ़ा लिमिटेड क्या दे रहा है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 6,60,000 का दिया है, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 1,32,000 का प्रीमियम आ गया, और कैश 60,000 का। प्रीमियम इसलिए आएगा 2 रुपये ज़्यादा ले रहा है ये, जब इसे 11,000 शेयर दिए थे और उनको बॉन्ड होल्डर को उस पर भी 2 रुपये ज़्यादा लिए थे, और 50,000 के शेयर जो दिए थे मुस्तफ़ा के शेयर होल्डर को उस पर भी 2 रुपये ज़्यादा लिए थे। इस तरीके से 1,32,000 रुपये का जो है इनके पास वो आ गया अमाउंट शेयर प्रीमियम का। जब हम निकाल लेते ना ये शेयर प्रीमियम 1,00,000 रुपये तो इनसे ज़्यादा ले लिए थे, और 32,000 रुपये इनसे ज़्यादा ले लिए थे, ये 32 बन रहे थे। इस तरह 1,32,000 रुपये का अमाउंट बन गया शेयर प्रीमियम। तो स्टूडेंट्स, ये शेयर प्रीमियम वही जो आपके 11,000 के ऊपर 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये ज़्यादा लिए थे बॉन्ड होल्डर से, और 50,000 शेयर होल्डरों को दिए थे 10 रुपये का शेयर दिया था, लेकिन 12 रुपये के हिसाब से 2 रुपये ज़्यादा लिए थे, तो वहाँ पे 1,00,000 रुपये का शेयर होल्डर पे और 2,000 रुपये का बॉन्ड होल्ड और जो है 32,000 रुपये का बॉन्ड होल्डर को 1,32,000 ज़्यादा लिए थे, वो यहाँ पर लिख दिया हमने ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। इसे अपनी बुक में लिख देगा ये इसने नए कमाए इसमें। और क्या ये इसकी 2 बुक, सिर्फ 2 ही एंट्री बनेंगी। जो दूसरी बुक थी, बुक नंबर 2 थी, वो बुक नंबर 1 थी पहले वाली। तो ये हमने पूरा मुकम्मल सवाल हल हो गया है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में प्रॉब्लम ना हो तो हमारे को कमेंट्स बॉक्स पे हमें लिख भेजें, कमेंट्स करें, हम आपको बता देंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठाएं, और हम भी हमारी भी इससे हौसला अफजाई हो कि हमारे लेक्चर को पसंद किया जा रहा है। शुक्रिया।